हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले नाविक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें क्या समान रहता है। यानी कि व्हेन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे हैव। पार्श्व क्रम की बात हुई है तो पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है, यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, तो एक बात समझिए कि जब भी दो प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उनमें जो विद्युत विभवांतर होता है वो नियत होता है, यानी कि एक समान रहता है, लेकिन वो जो विद्युत धारा होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि विभवांतर जो होगा वो समान रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और हाँ दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनडीए, एयरफोर्स XY एंड नेवी एग्जाम, जिसमें कि आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो इसमें जो है आपको डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ स्पेशल फ्री क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन और इसके साथ ही जो है ढेर सारा स्टडी मटीरियल और आपके कोर्स के रिलेटेड अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट जो है आपको अनअकैडमी के द्वारा दिए जाएंगे। साथ ही जो है 2 नए बैच भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि आपके एनडीए और एयरफोर्स एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो ये बैच आपके होने वाले हैं संकल्प एनडीए, जो कि आपका 8 सितंबर से शुरू होने वाला है, और साथ ही तेजस एयरफोर्स जो कि आपका 8 सितंबर से शुरू होगा। और इसमें जो है डिफेंस के इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और इन कोर्सेज की दोस्तों जल्दी ही प्राइस हाइक होने वाली है, तो आप लोग जो है इसमें वक्त रहते इनरोल जरूर से कर लीजिए। और अभी जो है अनअकैडमी के स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, तो उनका लाभ उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इन कोर्सेज में आपको कैसे एनरोल करना है। तो आपको जो है सबसे पहले अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में जो है आपको सिंपली वहां पे रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे, आपको डिफेंस की कैटेगरी में आकर के एनडीए, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में जो है आपको सिंपली गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो वहां से जो है आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज कर लेना है, और जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज कर लेंगे आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो दोस्तों रेफरल कोड में जो है आप लोगों को डिफेंस पॉइंट जरूर से डाल देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो विद्युत का चालक नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं पारा, मैंगनीज, लोहा या फिर एबोनाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत के चालक होते क्या हैं। ठीक है, जो पदार्थ में विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है, यानी कि जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त रूप से होता है, उनको हम लोग बोलते हैं विद्युत चालक। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो लोहा, पारा, मैग्नीज, चांदी, एल्यूमिनियम, ये जो है इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमसे पूछा गया है कि कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है एबोनाइट। तो ये जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? तो देखिए एबोनाइट जो होता है वो एक प्रकार का रबड़ होता है, ठीक है, जो कि विद्युत का कुचालक होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या बोला गया है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी कि द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। ऑप्शंस दिए गए हैं वर्ष में 4 बार, वर्ष में 1 बार, पूरे साल या फिर वर्ष में 2 बार। तो देखिए भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य की किरण साल में 2 बार एकदम सीधी पड़ती है। ठीक है, साल में 2 बार। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब वो दिन कौन कौन से हो गए, तो देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर से ये गुजरता है। तो इस दिन जो है सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या बोला गया है कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर।
तो देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्ज़ाम और नेवी एमआर इन दोनों एग्ज़ाम में आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसको हम लोग बोलते हैं एक अदर नाम से भी बनिहाल रेलवे सुरंग भी इसको जो है बोला जाता है। ये 11.21 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो कि आपके भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से निकलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर जो है आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया गया है और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो शांत जल में जो है नाव की गति क्या होगी और वो आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ आपका एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो देखिए क्या होता है कि नाव की गति जो है धारा के अनुकूल हमें बताई गई है कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गई आपकी नाव की गति धारा के अनुकूल। और देखिए धारा के प्रतिकूल कितनी बताई गई है, ये आपको बताई गई है 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है कि शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, शांत जल में नाव की गति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल गति प्लस धारा के प्रतिकूल गति बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ इसको, देखिए 10 + 8 बटे 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा 18 बटे 2 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चांस नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन इतना इजी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी जो है आप लोग एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ पाएंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है जो कि 5 वर्ष में 12% की दर से 2400 रुपये का ब्याज देती है। तो आपको मूलधन बताना है कि रुपयों में जो है मूलधन कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले ये देखिए, तो टाइम यानी कि समय जो है हमें 5 वर्ष दे दिया गया है। ठीक है, मैं इसको YR लिख देता हूँ, ईयर। अब देखिए दर दी गई है यानी कि रेट कितनी, 12% ये दे दिया गया है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बताया गया है, 2400, ये जो है हमें यहाँ पर दिया गया है। पूछा क्या गया है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल जो है ये पूछा गया है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल जो है वो हमारा P है। ठीक है, तो मैंने मान लिया प्रिंसिपल जो है वो P है। तो अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ब्याज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा ब्याज दिया गया है 2400 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा PRT/100। ठीक है, तो P की वैल्यू हमने P मान ली थी, R की वैल्यू जो है हमारे पास में यहाँ पर 12 है और T की वैल्यू जो है हमारे पास में 5 है। बट्टे में क्या आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो है बट्टे में आ जाएगा आपका 100। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2400 गुणे 100 बट्टे में क्या आ जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पे जो 12 पंजे 60 और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका P। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू मिल गया हमें यहाँ पर 4000। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 4000। और P हमने किसको माना था, यानी कि मूलधन को। ये जो मूलधन हो गया वो रुपयों में हमें मिला 4000 रुपये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो है आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है कौन सा विषम अक्षर है उसको आपको चुनाव करना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, तो W, V और X ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए अल्फ़ाबेट में जो है W से V तक जाने पर -1 अल्फ़ाबेट कम होता है, ठीक उसी प्रकार V से X तक जाने पर जो है +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होता है। अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो Q, P, R ये दिया गया है। तो Q से P तक जाने पर जो है फिर से -1 और P से R तक जाने पर +2। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर C की। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, K, J
और L। तो देखिए यहाँ पर भी जो है -1 हो रहा है और यहाँ पर भी जो है +2 हो रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे लास्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पर देखिए G, F और I दिया गया है, ठीक है। तो G से F ये कितना हो गया, यहाँ पर -1 हो गया। फिर देखिए F से I तक जाने पर यहाँ पर जो है हमारा +3 हो रहा है। अब यहाँ पर आपको देख करके समझ आया होगा कि यहाँ पर विषम अक्षर कौन सा हो गया, क्योंकि देखिए बाकी सभी में जो है यहाँ पर +2 हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका +3 हो रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, GFI। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो क्वेश्चन बनता है आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन दिया गया है। और क्या बोला गया है, देखिए कि वह आरेख चुनिए जो कि नीचे दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता हो। अभिनेता, निर्देशक और पुरुष, यानी कि एक्टर, डायरेक्टर और मेल के बीच में जो है आपको बताना है कि किस टाइप का वेन डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। काफ़ी लोग जो है इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका SSC में भी आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए कि अभिनेता, निर्देशक और पुरुष, इन तीनों के बीच में वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुष की। तो ये हो गया हमारा पुरुष, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ M, क्योंकि मेल हो गया पुरुष। अब देखिए कि जो मेल होते हैं, कुछ मेल हो सकते हैं आपके डायरेक्टर, ठीक है, यानी कि निर्देशक, और कुछ मेल जो होते हैं ये आपके हो सकते हैं डायरेक्टर भी और साथ में एक्टर भी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टर। तो यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम आपको देखने को मिलेगा अभिनेता, निर्देशक और पुरुष के बीच में। ऐसा क्यों, तो फिर से समझ लीजिए, मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके बता देता हूँ। तो देखिए जो मेल होते हैं वो आपके डायरेक्टर भी हो सकते हैं और कुछ मेल जो है वो आपके डायरेक्टर और एक्टर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो है वेन डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन C है इसमें दिया गया वेन आरेख जो है वो सही संबंध को निरूपित करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर जो है आपको क्या बोला जा रहा है कि 15 संख्याओं का औसत जो है आपको दिया गया है 40। यदि दो संख्याएं 45 तथा 35 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत जो है वो कितना होगा। तो अब देखिएगा ये फिर से जो है मैथ्स का आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। काफ़ी अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या बोला गया है कि 15 संख्याओं का औसत जो है वो आपको दिया गया है कितना, 40। तो देखिए 15 संख्याओं का औसत दे दिया गया है, यानी कि एवरेज दे दिया गया है 40। तो 15 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 15 संख्याओं का योग हमारा कितना हो जाएगा, 15 × 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 15 × 40। इसको जब हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 600, ठीक है, 600 ही आएगा ना, बिल्कुल। 15 × 40 600 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया कि दो संख्याओं को हटा दिया जाता है, और वो संख्याएं कौन कौन सी है, 45 और 35। दो संख्याओं को हटाया गया, यानी कि दो संख्याएं हैं 45 और 35, इनको जो है हटा दिया गया, यानी कि ये जो योग था टोटल 600, इसमें से जो है कितना कम हो जाएगा, इसमें से 45 + 35 ये जो है कम हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं को घटाया गया। तो देखिए ये कितना होगा आपका 600 - 80 हो जाएगा ना, क्योंकि 45 + 35 = 80। तो 600 में से 80 गया, यानी कि हमें कितना मिला, 520। तो देखिए दो संख्याओं को घटाने पर जो शेष संख्याओं का योग होगा, ठीक है, वो हमें मिला है यहाँ पर 520, ये मिल चुका है। तो अब देखिए शेष संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा। तो शेष संख्याएं कितनी हो गई, तो 15 संख्याएं हमारे पास में पहले थी, ठीक है, फिर उसमें से जो है 2 को घटा दिया गया। तो अब हमारे पास में कितनी बची, 13 संख्या जो है टोटल बच चुकी है। तो देखिए 13 संख्याओं का औसत जो है वो कितना होगा, तो 13 संख्याओं का औसत हो जाएगा 520 जो है हमें मिला था बट्टा 13, ठीक है, = क्या आ जाएगा, 40। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 40 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 40। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया।
ऑप्शंस दिए गए हैं नागरकोयल, जैसलमेर, मेधापुर या फिर कच्छ का रण। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र जो है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है आपके गुजरात के भुज जिले के मेधापुर में स्थित है। ठीक है, लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है आपका तमिलनाडु के कामुथी में स्थित है, जो कि आपके 648 मेगावाट का सौर संयंत्र बना हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा घटते क्रम में क्या होगी, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। तो देखिए विद्युत चुंबकीय किरणों की जो ऊर्जा होती है वो उनकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या बोला मैंने कि विद्युत चुंबकीय किरणों की जो ऊर्जा होती है वो उनकी आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, और हमें पूछा गया है घटते क्रम में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी देखिए, जहाँ पर बोला गया है एक्स रेज, विजिबल लाइट्स एंड इंफ्रारेड वेव्स, यानी कि अवरक्त किरणें। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, एसएससी, रेलवे और डिफेंस, इन तीनों एग्जाम्स में जो है आ चुका है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रोवर्स कप जो है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो अभी 1-2 दिन पहले मैंने जो है आपको स्पोर्ट्स का टॉपिक करवाया था, तो उसमें जो है ये टॉपिक भी मैंने आपको कवर करवाया था। तो रोवर्स कप की बात आई है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है वो विमाहीन है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। ऑप्शंस दिए गए हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा या फिर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व। ऐसा क्यों, तो देखिए विशिष्ट गुरुत्व इज इक्वल टू होता क्या है कि वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। ठीक है, क्या होता है, विशिष्ट गुरुत्व इज इक्वल टू वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। और हम सभी लोग जानते हैं कि समान प्रकार की राशियों के अनुपात की कोई भी विमा नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आजकल जो है लगभग सभी एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। क्या बोला गया है कि ड्यूरिंग स्टॉर्म्स रूफ ऑफ हाउस मे बी ब्लोन ऑफ बिकॉज, यानी कि जब आंधी आती है तो उसके दौरान छप्पर वगैरह जो होते हैं घरों के वो उड़ जाते हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए बर्नौली का जो थ्योरम है, यानी कि बर्नौली का प्रमेय, उसके अनुसार जब वायु का वेग बढ़ता है तो क्या होता है कि वायुदाब जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि वायुदाब कम हो जाता है। तो इस कारण से जो है घरों के छत जो होते हैं, यानी कि जो छप्पर वगैरह होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न दाब उत्पन्न होने के कारण जो है आंधी के दौरान छप्पर वगैरह उड़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पर बोला गया है कि टू पैरेलल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर बियर करंट्स इन सेम डायरेक्शन दे आर, यानी कि दो समानांतर लंबे तारों में समान प्रबलता की एक ही दिशा में दिष्ट धारा बह रही है, तो दोनों तार। ऑप्शंस दिए गए हैं कि ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, या फिर इनके मध्य कोई बल नहीं होगा, या ऑप्शन नंबर डी जो कि दिया गया है कि बल को अनुभव नहीं किया जा सकेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, कि जब भी एक ही दिशा में धारा ले जाने पर तार जो होते हैं वो एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें यही पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकर्षित होंगे। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता कि धारा जो है वो विपरीत दिशा में ले जाई जा रही है, तो ये जो तार हैं वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाते, यानी कि जो है तब हमारा करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर जो है क्या बोला जा रहा है कि इन दिस क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ सेम इन मीनिंग ऑफ द कीवर्ड, और आपको वर्ड दिया गया है बुकोलिक। तो देखिए सबसे पहले आपको बुकोलिक का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जो है आप लोग इसके लिए सिनोनियम बता पाएंगे, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सेम मीनिंग जो है बता पाएंगे। तो बुकोलिक की अगर बात की जाए तो इसका मतलब होता है देहाती। ठीक है, जो देहात के रहने वाले होते हैं उनके लिए बोला जाता है बुकोलिक। ठीक है, और आपसे पूछा गया है सेम मीनिंग। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस्टिक। रूस्टिक का मतलब भी होता है देहात वाले। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। और यहाँ पर जो है अब क्या बोला गया है कि ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है आपको, और वर्ड दिया गया है इक्विब्रिलियम। और इक्विब्रिलियम का मतलब क्या होता है, तो इक्विब्रिलियम मतलब कि एक तरीके से साम्य अवस्था में। ठीक है, यानी कि जो बैलेंस हो उसके लिए हम लोग बोलते हैं साम्य अवस्था या फिर इक्विब्रिलियम। ठीक है, तो इसका जो है आपको ऑपोजिट बताना है, यानी कि एक तरीके से एंटोनियम बताना है। तो देखिए इक्विब्रिलियम के लिए यहाँ पर एंटोनियम क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इम्बैलेंस का मतलब क्या हो जाएगा, जो कि साम्य अवस्था में नहीं हो या फिर जो है आपके बैलेंस नहीं हो, उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इम्बैलेंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर जो है आपको ईडियम एंड फ्रेज का एक क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर ईडियम दे रखा है 8 6s एंड 7s। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि इसके लिए सही मीनिंग वाला ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको चूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इस ईडियम का मीनिंग होता क्या है। तो 8 6s एंड 7s का मीनिंग होता है कि दुविधा की स्थिति में होना या फिर जो है मुसीबत में होना। लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सूटेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो ईडियम क्या दे रखा है कि मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग। तो मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग का सबसे पहले आप मतलब समझिए कि इसका मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है कि डिस्पोज ऑफ समवन और समथिंग वेरी क्विकली। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा आंसर सही होगा, तो आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है डिस्पोज ऑफ क्विकली। तो ये जो है हमारा इस ईडियम के लिए सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा इस ईडियम के लिए, यानी कि मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग के लिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो परिपथ या फिर सर्किट में जो है विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं धारा मापी, चुंबकत्व मापी, वायु दाब मापी या फिर रक्त दाब मापी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर जो होता है यानी कि धारा मापी, ये जो है आपके परिपथ या फिर सर्किट में जो है विद्युत धारा की उपस्थिति पता लगाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरे ऑप्शंस को भी आप लोग समझ लीजिए। तो मैग्नेटोमीटर क्या काम करता है, तो मैग्नेटोमीटर जो होता है ये आपके चुंबकीय संचालन एवं क्षेत्र की तुलना करने वाला उपकरण होता है। ठीक है, बैरोमीटर के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब पता लगाने वाला यंत्र होता है। और ये जो आपको दिया गया है रक्त दाब मापी, तो इसका काम होता है धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण ये होता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, और यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को जो है तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना गया है। ऑप्शन दिए गए हैं मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर कैल्सीटोनिन। तो तनाव से मुकाबला करने में सहायक जो हार्मोन होता है ये आपका होगा सेरोटोनिन, क्योंकि ये जो है एक शक्तिशाली न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि हमारे शरीर में नींद, भूख और पाचन क्रियाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, और यदि शरीर में इसकी कमी हो जाए तो चिंता, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, और यहाँ पर बोला गया है कि द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, यानी कि हु रोट द आइडिया ऑफ इंडिया बुक। तो देखिए द आइडिया ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये लिखी गई है सुनील खिलनानी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है आपके 1997 में लिखी गई एक गैर काल्पनिक किताब है, जिसमें कि भारत विभाजन के बाद में जो 50 वर्ष थे उनमें जो है भारत की आर्थिक और राजनीतिक इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा। तो बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आपको नेफ्ट का फुल फॉर्म जो है पूछा गया है। ये नेफ्ट वर्ड जो है आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, तो इसका जो है आपको फुल फॉर्म बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो देखिए नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेफ्ट की शुरुआत जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नवंबर 2005 में की गई थी।
ठीक है। और इस सिस्टम के द्वारा जो है बैंकों के जरिए फ़ंड ट्रांसफ़र यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पैसे ट्रांसफ़र करने की ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि उस विकल्प को चुनें जो कि तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। यानी कि यदि जीपी का संबंध जो है वो टीके से हो तो आपको बताना है कि डीआर का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीपी का संबंध जो है यहाँ पर टीके के साथ में किस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट में जो है जी के ऑपोजिट आता है टी, ठीक है। उसी प्रकार से जो है पी के ऑपोजिट अल्फ़ाबेट में आता है के। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हमें डी आर के लिए करके देखना है। तो देखिए डी के ऑपोजिट जो है अल्फ़ाबेट में आपका आता है डब्ल्यू, ठीक है। और आर के ऑपोजिट क्या आता है, तो आर के ऑपोजिट जो है अल्फ़ाबेट में आता है आई। तो हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आई। तो डब्ल्यू आई जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू आई। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। और ये जो है आपका रीजनिंग में एक तरीके से नया टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले नहीं करवाया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इनमें से किन दो चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन को सही करने के लिए कौन से दो साइन ऐसे हैं जिनको हमें आपस में बदलना होगा कि उसका वैल्यू जो है 27 हमें यहाँ से मिल जाए, ठीक है। अब अभी जो है अगर आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको 27 नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वो बताना है कि ऐसा कौन सा दो चिन्ह है, यानी कि ऐसे दो कौन से साइन हैं जिनको अगर आप चेंज करते हो ऑप्शंस में से तो ये जो इक्वेशन है ये आपके बैलेंस हो जाएगी, यानी कि वैल्यू जो होगी वो हमें 27 मिलेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो है आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं जो है अगर आप लोग बोलोगे तो इसके बारे में जो है अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है इनटू और डिवाइड। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि ये दो साइन जो है हम लोग अगर आपस में बदलते हैं तो ये हमारी इक्वेशन जो है करेक्ट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं करके इसको चेंज। तो ये क्या हो जाएगी, देखिए तो जो है ये हमारा हो जाएगा 10 + 18 - 20। और यहाँ पर जो है हमें आपस में इनको बदलना है। यानी कि यहाँ जहाँ पर गुणा लिखा हुआ है उसको हमें भाग में बदलना है, और जहाँ पर भाग लिखा हुआ है उसको हमें गुणा में बदलना है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 100। और ये हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड था तो यहाँ हो जाएगा इनटू 5 = 27, ठीक है। तो अब जो है इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 10 + 18 और ये क्या होगा -20/100 में इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये हो गया इनटू 5 = 27, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 × 20 और ये 20 × 5 = 100, ठीक है। और ये 5 से ये जो 5 है ये आपस में कट जाएगा और हमारा यहाँ पर वैल्यू बचेगा 1। तो देखिए 10 + 18 - 1, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, 28 - 1 कितना आया, 27 आ जाएगा। तो 27 = 27 ये हमें मिल गया। देखिए LHS = RHS हो गया, ठीक है। यानी कि इक्वेशन को जो है ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट करता है, यानी कि संतुष्ट करता है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हर वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होता है क्वेश्चन फॉर यू में, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि प्रत्येक गर्म वस्तु से इनमें से किसका जो है उत्सर्जन होता है, यानी कि एवरी हॉट ऑब्जेक्ट इमिट्स। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आप सभी लोगों को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं एक्स-रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक रेज। तो इसमें से जो भी आपका राइट आंसर होगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे और वीडियो जो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में आपका जो भी स्कोर रहा है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।